हेलो दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, कल हमने जाना जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास में जो टर्म का यूज़ किया है, उन टर्म के बारे में, उनकी टर्मोलॉजी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। तो आज इस चैप्टर को हम कवर करेंगे और साथ ही जानेंगे इस अध्याय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आइए शुरू करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। देखिए, सीटेट के नज़रिए से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तर्क का विचार देता है। क्या देता है? तर्क का। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए, बीके स्टडीज वेब पोर्टल से लेकर, मोबाइल ऐप से लेकर, यूट्यूब के माध्यम से आप तक एजुकेशन पहुंचा रहा है और आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था जीन पियाजे। जीन पियाजे यानी कि जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था और द बुक लिखी थी द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ ए चाइल्ड। लेकिन हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद हम एसिमिलेशन भी पढ़ गए थे, समायोजन भी। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों पर आज हमें पढ़ना है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। देखिए, संज्ञानात्मक विकास 4 स्टेप। तो देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, तो इसको 4 भागों में बांटा है। कौन से 4 भागों में? तो आप देखिए, पहला भाग हम पढ़ते हैं। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। तो पहले समझ लें उन 4 भागों के नाम। तो देखिए, पहली है इंद्रिय जनित अवस्था। इंद्रिय जनित, इंद्रिय गामक संवेदी पेशी। फिर है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक। फिर है मूर्त संक्रियात्मक। देखिए, मूर्त है लेकिन अनौपचारिक है। कौन सी है? अनौपचारिक। मूर्त कौन सी है? अनौपचारिक। और फिर आएगी औपचारिक। तो ये 4 स्टेप में, आइए इन्हें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। पहली आती है संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। देखिए, यहाँ बात होती है 0 से 2 वर्ष। तो अच्छा, इंद्रियां हमारे पास कितनी है? 5। कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। देखिए, इन सारी चीज़ों का विकास, इन सारे लक्षणों का विकास बच्चे के अंदर लगभग लगभग 2 साल में होता है। इसलिए ये अवस्था रहती है क्या? ये अवस्था रहती है 0 से 2 वर्ष। बच्चा बोलना, देखना, सुनना, स्पर्श पहचान जाना, तो ये सारी अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय का। जब बच्चा बोलने लगता है, अपने विचार व्यक्त करने लगता है, तो वो अवस्था को पार करता है। यहाँ तक अवस्था कहलाती है इंद्रिय गामक अवस्था। देखिए, पियाजे के अनुसार यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष होती है और इसे पुनः 6 भागों में, कभी पूछ लिया जाए कि बताइए कौन सी अवस्था को पियाजे ने 6 भागों में बांटा है, तो 6 अवस्थाओं में यानी 6 भागों में बांटा है। किसको? इंद्रिय गामक अवस्था को। कौन कौन सी 6 अवस्था? देखिए, सेंसरी मोटर की बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। तो आप अगर देखेंगे सेंसरी मोटर स्टेज में सबसे पहली स्टेज आती है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं ये होती है आपकी 0 से 30। कितनी होती है? 0 से 30 दिन। इस अवस्था की अवधि 0 से 30 दिन मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा मुख्य रूप से प्रतिवर्ती क्रियाओं को करने में ही सक्षम होता है। इसमें सबसे प्रबल क्रिया चूसने की होती है। देखिए, अगर चूसने की क्रिया उसके अंदर नहीं होती तो वो फीडिंग नहीं कर पाता। फीडिंग किसके द्वारा करता है? सक्शन के द्वारा। तो बच्चे की जो सबसे पहली प्रबल प्रतिक्रिया कौन सी होती है? वो होती है चूसने की। ठीक। दूसरा, प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। अब वृत्तीय प्रतिक्रियाएं क्या हैं? स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। तो इस अवस्था में 1 महीने से लेकर 4, याद रखेंगे, 1 महीने से लेकर 4 महीने तक की होती है। इस अवस्था में प्रतिक्रियाएं पहले से अधिक व्यवस्थित, बाद में समन्वित हो जाती हैं। इस अवस्था में बच्चे
कुछ शारीरिक क्रियाओं का प्रदर्शन सामान्यतः अधिक करते हैं, जैसे देखकर मुस्कुराना, गर्दन इधर उधर हिलाना, उनकी पुनरावृत्ति करने लगते हैं। ठीक। फिर आता है गौड़ प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इसकी अवधि देखिए, अवधि देखते रहना, 0 से 1 माह यानी 30 दिन, फिर 1 से आपका 4 माह, और फिर 4 से आपका 8। ठीक। 4 माह से लेकर 8 माह तक माना जाता है। इस अवस्था में बच्चे आनंद व क्रियाओं आनंद और अन्य क्रियाओं की पुनरावृत्ति करने लगते हैं, जिसमें वस्तुओं को शामिल करने के साथ साथ शारीरिक क्रियाएं भी सम्मिलित हैं। यानी बच्चा अब खिलौनों के साथ खेलना शुरू, यानी बच्चा खिलौनों के साथ तालमेल या सामंजस्य बिठा लेता है। अब आती है गौड़ स्कीमेटा के संबंध की अवस्था या स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ स्कीमेटा। तो ये कौन से अवधि तक रहती है? ये रहती है 8 से 12। 8 से 12 इस अवस्था में बच्चे द्वारा एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने अर्जित ज्ञान का प्रयोग करने की क्षमता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे द्वारा विकसित एवं अधिगम स्कीमा का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सामान्यीकरण करना प्रारंभ कर देते हैं। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो देखिए, यहाँ अगर बात करें हम तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, तो इस उप अवस्था की समय अवधि 12 माह से लेकर 18 माह तक मानी जाती है। कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? 12 माह से लेकर 18 माह तक मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा शारीरिक क्रियाओं की अपेक्षा वस्तुओं पर आधारित क्रियाओं को करने की उत्सुकता अधिक होती है। वह वस्तुओं को उठाना, गिराना या जोड़ तोड़ संबंधी क्रियाओं को अधिक से अधिक प्रवृत्ति, यानी बच्चा खिलौने को गिराएगा, उठाएगा, जोड़ेगा, तोड़ेगा। तो ये क्रिया कौन सी अवस्था में होती है? 12 से 18। फिर आती है प्रतीकात्मक, यानी कि सिंबॉलिक थॉट। देखिए, सिंबॉलिक थॉट एक जगह और भी मिलेगा, याद रखिएगा, ब्रूनर के में मिलेगा, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो इस चीज़ को पढ़ना भी है कि डिटेल में कि सिंबॉलिक स्टेज, और अगर कहा जाए कि सिंबॉलिक स्टेज कौन सी है, तो सेंसरी मोटर अवस्था जो है हमारी सिंबॉलिक स्टेज। तो याद रखेंगे, इस अवस्था में 18 माह से लेकर 24 माह तक मानी जाती है। इस अवस्था के अंत तक बच्चों में प्रतीकात्मक चिंतन का गुण विकसित हो जाता है। इसमें बच्चे वस्तुओं से संबंधित मानसिक प्रक्रियाओं को बनाने में सक्षम हो जाते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि जब वस्तु है उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं होती, तब भी वह उसके गुण और संबंध में मानसिक चित्रण कर लेते हैं, अर्थात उसमें वस्तु का स्थायित्व। तो याद रखेंगे, वस्तु का स्थायित्व गुण कब विकसित होता है? तो पेपर में क्वेश्चन कई बार आया है कि वस्तु का स्थायित्व वो चीज़ होती है, जैसे अगर यहाँ पर हमारे सामने कोई चीज़ है और ये चीज़ अगर हमारी यहाँ आ जाए और यहाँ से अगर ये गायब हो जाए, तब भी इसकी इमेज हमारे पास रहे, तो ये कहलाता है वस्तु का स्थायित्व। ठीक। बच्चों का चिंतन अधिक वास्तविक हो जाता है। इस काल को संवेदिक गतिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय बालक अपने आसपास के पर्यावरण को समझने लगता है। अब इसका सार निकालें। इस काल में बच्चा ध्यान किसी चीज़ पर बहुत थोड़े समय के लिए केंद्रित करता है। स्पर्श, स्वाद, गंध, श्रवण, दृश्य आदि का विकास होता है। भाषा के स्थान पर संकेतों का प्रयोग करता है। वह कहने की मुद्रा एवं कहने के ढंग से भावनाओं को समझने लगता है। इस अवस्था के अंत तक बालक अनेक शब्द बोलने लगता है। देखिए, इस अवस्था में बालक स्पर्श, स्वाद, गंध, श्रवण और दृश्य। अब एक चीज़ और आती है कि इस अवस्था में बच्चा जो है किन रंगों को, तो याद रखेंगे, बच्चा जो है चटकीले रंगों को, यानी चमक वाले कलर की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। याद रखेंगे, चमक वाले
और चटकीले कलर को बच्चा ज़्यादा पसंद करता है। विशेष रूप से देखा होगा, जब भी बच्चे को सामने खिलौने रखोगे तो वो लाल, पीले, नीले इस कलर के खिलौने पहले चुनता है। अब आता है पूर्व संक्रियात्मक काल, या हम कहते हैं इसे प्रिपरेशनल स्टेज। अब प्रिपरेशनल स्टेज क्या होती है तो समझ लें। देखिए, प्रोपोर्शनल स्टेज होती है आपकी 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। इसमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है प्रोफेशनल थिंकिंग और एक होती है परफेक्शन। तो दोनों अवस्थाओं में एक थिंकिंग 2 से 4 और दूसरी होती है 4 से 7। इन्हीं चीज़ों को हमें जानना है कि कैसे बच्चा क्या समझ पाता है। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक काल, इसे पियाजे ने 2 भागों में बांटा। एक है प्राक संप्रेत्यात्मक काल, ये 2 से 4 वर्ष होता है। एक होता है अंतर्दर्शन अवधि काल, ये 4 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति रहती है। उसका चिंतन साधारण व सरल होता है। वह भाषा के माध्यम से विचारों को व्यक्त करता है। याद रखें, इसमें भाषा पहले है, पियाजे में भाषा पहले है विचार से और विचार बाद में है। लेकिन वाइगॉस्की में विचार पहले है, भाषा बाद में है। इस चीज़ पर कई बार प्रश्न बने। जैसे उदाहरण के तौर पर, एक लंबा और दूसरा चौड़ा गिलास। देखिए, एक यहाँ पर ये लंबा गिलास ले लिया और दूसरा ये चौड़ा गिलास ले लिया, ठीक है, की तुलना में अब दोनों गिलासों में बराबर पानी भरा है। बालक ये भी बता सकता है कि लंबे गिलास में पानी चौड़े गिलास की तुलना में अधिक है। अब बच्चे को दिखाया तो बच्चा किस में बताता है? इसमें, क्योंकि दूसरे गिलास की चौड़ाई अधिक है अतः पानी बराबर है। लेकिन बच्चे को नहीं पता, बच्चे को तो किस में दिखाई दे रहा है? इसमें। ठीक। अब गिनती गिनना, रंग पहचानना, हल्की भरकी बात और सजीव की विलोमिता। देखिए, अगर आपको यहाँ पर ये अक्षर मैंने बा बनाया, ठीक है, बा आ गया, लेकिन अगर मैंने बा से का बना दिया, तो अगर अब बच्चे से पूछा जाए बेटा बा कहाँ गया और बच्चा इस बात को नहीं बताया, तो ये विलोमीयता का क्या होता है? अभाव। विलोमीयता का क्या होता है? अभाव। ठीक है, पूछने पर नाम बताना इस अवस्था में। अब देखिए इसके और क्या, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों व शब्दों से संबंध स्थापित करना सीख जाते हैं। बच्चे प्रायः खेल व अनुकरण द्वारा सीखते हैं। पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में 4 वर्ष तक के बच्चे सीख सकते हैं। बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव, देखिए एक चीज होती है सजीवता, जिसे मैंने कल पढ़ाया था, क्या था? सजीवता। बच्चे हर निर्जीव चीज को सजीव की तरह ट्रीट करते हैं। पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। आने वाले विचार को सही मानते हैं। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द है। इससे पियाजे ने आत्म केंद्रिता, कल देखिए मैंने इको सेंट्रिज्म पढ़ाया था, आप उसको विस्तार से समझ सकते हैं। बच्चे भाषा सीखने लगते हैं। बच्चे चिंतन करना शुरू करते हैं। 6 वर्ष तक आते आते बच्चा मूर्त प्रत्ययों के साथ साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण करने लगते हैं। वे रटना शुरू करते हैं, अर्थात रटकर सीखते हैं, ना कि समझकर। इस अवस्था में बच्चों द्वारा रटकर सीखा जाता है। बच्चा स्वार्थी नहीं होता है। इस अवस्था में धीरे धीरे वह अपने प्रतीकों को ग्रहण करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक कार्य और कारण के संबंध से अनजान होते हैं। मानसिक रूप से अभी अपरिपक्व होने के कारण वे समस्या समाधान के दौरान केवल एक पक्ष को ही जान पाते हैं। अब आता है मूर्त संक्रियात्मक काल, पोस्ट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11। देखिए कहीं कहीं आपको इसको 7 से 12 वर्ष भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जानकार इसकी आयु 7 से 11 वर्ष बताते हैं। ठीक है, 7 से 11। अब इसमें देखिए व्यवहार आता है, तो क्या क्या चेंज इसमें आते हैं वो चीज़ हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे इस अवस्था में 7 से 11 वर्ष के मध्य की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त एवं तार्किक चिंतन उदाहरणों को समझने लगता है। बच्चे की आत्म केंद्रित कम होने लगती है एवं पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने लगता है। इस अवस्था में बालक तथ्यों का सारणीयन यानी टेबुलेशन करने लगता है, वर्गीकरण करने लगता है और अनुरूपीकरण करना प्रदान कर देता है। देखिए
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चा बता सकता है कि किस में जल ज़्यादा है और किस में नहीं। ठीक है। अब इसमें एक सिद्धांत आता है, संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। तो देखिए, कंजर्वेशन रिफर्स टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट ए सर्टेन क्वांटिटी विल रिमेन द सेम डिस्पाइट चेंज ऑफ द कंटेनर शेप और apparent size. It is logical thinking ability that begins in the pre-operational stage, but that does only fully develop until adulthood. देखिए, यहाँ से ये डेवलप होना शुरू होती है, लेकिन डेवलप कहाँ जाकर होती है? एडल्टहुड में। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या है कि बच्चा अच्छी तरह समझ सकता है कि अब जल की मात्रा बराबर है, चाहे ये डिफरेंट से साइज का है और डिफरेंट शेप का है। संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने, वस्तु का कई हिस्सों में टुकड़ों में विभक्त करने का कोई प्रभाव नहीं होता। प्याजे के अनुसार संरक्षण के ज्ञान के लिए विलोमिता और तार्किक गुणवत्ता नामक दो पूर्व योग्यताओं का होना आवश्यक है। विलोमीयता से आश्रय किसी वस्तु के मानसिक स्तर पर उसके आकार को समझने से है। तार्किक गुणवत्ता से आश्रय किसी वस्तु या समस्या की दो या दो से अधिक विशेषताओं को एक साथ ध्यान देने से बच्चे इस अवस्था में तरल लंबाई, भार इत्यादि के संरक्षण आदि समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। दूसरा है संबंध, रिलेशन। इससे तात्पर्य किसी संज्ञानात्मक संक्रिया में किसी वस्तु या वस्तुओं को उनकी विशेषताओं, ऊंचाई, बाहर, लंबाई आदि के आधार पर क्रमबद्ध व व्यवस्थित करने की क्षमता से है। इस स्तर पर बच्चे दी गई वस्तुओं को उनकी लंबाई, वजन आदि के अनुसार घटते बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता रखते हैं। इस पंक्ति को यानी इस रिलेशन को बदला या पलटावली भी कहा जाता है। देखिए, जैसे ये सारणीन कर सकें और वापस में रिवर्सिबिलिटी यानी चेक करके, अगर हमने एक गोल पिंड को चपटा बना दिया तो बच्चा जान जाएगा कि कैसे ये गोल बना था। तीसरा आता है रिलेशन। तो रिलेशन इससे तात्पर्य संज्ञानात्मक क्रिया में किसी वस्तु या वस्तुओं की उनकी विशेषताओं, ऊंचाई आदि के आधार पर, ये मैं देखिए अभी बता चुका था। अब आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण से आशय उनके गुण के आधार पर वर्गों के युग में विभाजन करने की क्षमता से। वर्गीकरण श्रेणियों के गुणों की पहचान करने से, श्रेणियों या वर्गों में एक दूसरे से संबंध करने, नियत सूचना के प्रयोग करने से समस्या समाधान करने की योग्यता से। अब देखिए इसमें होता क्या है, तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अमूर्त समस्याओं का समाधान वे अभी से ढूंढने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव होता है। संख्याबोध और गणित को जानना व वस्तुओं को गिनना शुरू करते हैं। अगर कहा जाए कि गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। अब आता है औपचारिक। देखिए, ये वाली अवस्था कहलाती है अनौपचारिक और ये कहलाती है औपचारिक। तो याद रखेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक काल या हम कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 से अब। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या होता है। 12 चाइल्ड यूजेज लॉजिकल ऑपरेशन एंड सिस्टमैटिक फैशन, कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली, हाइपोथेटिक, डिडक्टिव थिंकिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके विचार बहुत हाई होने लगते हैं। देखिए, यह अवस्था 11 से 15 वर्ष की उम्र तक होती है। इस समय बालक विचार करने की योग्यता, चिंतन शक्ति अर्जित कर लेता है। यह अमूर्त संबंधों के विषय में चिंतन कर सकता है एवं समस्या समाधान भी कर लेता है। इस प्रकार यह सउद्देश्य चिंतन की अवस्था है। इस काल में बालक तादात्मीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन, निषेधीकरण नेग्लेशन, पारस्परिक संबद्धता रेसिप्रोकलनेस तथा सहसंबंध रूपांतरण कोरिलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ये 4 क्रियाएं करने लगता है। इन्हें प्याजे ने INRC द्वारा व्यक्त किया। देखिए, I का मतलब आइडेंटिफिकेशन, N का मतलब निगेशन, R का मतलब रेसिप्रोकलनेस और C का मतलब
कोरिलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चा विसंगतियों को की समझ रखता है। बच्चे के वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक रूप या परिस्थितियों में, कहा ना, बच्चे सलमान खान, ऐश्वर्या राय के सपनों में, बिल गेट्स ऐसे सपनों में, अंबानी के सपनों में खो जाते हैं। बच्चा घटनाओं की परिकल्पनाएं बनाने लगता है, इन्हें सत्यापित करने का भी प्रयास करता है। बच्चा इस अवस्था में विचारों को संगठित करना व वर्गीकृत करना सीख जाता है। बच्चे प्रतीकों का अर्थ समझना शुरू कर देते हैं। यह अवस्था 12 वर्ष से वयस्क होने तक चलती रहती है। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। आयु बढ़ने के साथ साथ अनुभव बढ़ने से उनके समस्या समाधान की क्षमता भी विकसित होती है। उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। इस अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। तो आप देख सकते हैं, पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए अनुकरण व खेल की क्रिया को महत्व दिया। अनुकरण व खेल विधि से शिक्षण किया जाना। पियाजे कहते हैं कि बच्चे सीखने में धीमे होते हैं, उन्हें दंड नहीं दिया जाना चाहिए। जबकि आपको पता है कोहल वर्ग के नैतिक विकास में आपको दंड देखने को मिलेगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा और बालक दोनों ही अधिगम व विकास के लिए आवश्यक हैं। दोनों को शिक्षा में प्रयोग करना उचित होगा। बच्चों को अपने आप करके सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। 12 वर्ष की अवस्था के बच्चों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 वर्ष तक की आयु आते आते बच्चों में ये क्षमता विकसित होने लगती है। शिक्षकों व अन्य व्यक्तियों को बच्चों की बुद्धि का मापन उनकी व्यवहारिक क्रियाओं के आधार पर करना चाहिए। बच्चा स्वयं पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, अतः हमें शिक्षकों, माता पिता बच्चों के लिए प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक एवं अभिभावक बच्चों की तर्क शक्ति व विचार शक्ति को पहचान सकते हैं। देखिए, अब आता है पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए क्या कहता है पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। अगर आप बात करते हैं पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की, देखिए जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, पियाजे ने उपरोक्त अवस्थाओं के अतिरिक्त नैतिक और धार्मिक विकास का भी अध्ययन किया। पियाजे ने नैतिकता को दो रूपों में देखा, आश्रित अवस्था और स्वायत्त अवस्था। एक अवस्था उन्होंने बनाई आश्रित और एक बनाई उन्होंने स्वायत्त। आयु वर्गों के अनुसार इन्हें पुनः 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया और आयु वर्ग के अनुसार इन्होंने 4 अलग अलग। तो देखेंगे नैतिक विकास की अवस्थाएं। तो पहली अवस्था है परायत नैतिक। परायत नैतिक, या हम इसे कहते हैं स्टेज ऑफ हेट्रोजीनियस मोरलिटी। हेट्रोजीनियस मोरलिटी, इस अवस्था में बालक माता पिता की बातें अनिवार्य रूप से मानते हैं तथा उन सभी बातों और नियमों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। इस अवस्था को 3 भागों में बांटा। पहली है प्रतिमानहीनता या अनोमीय अवस्था, पैटर्न इन्फेरिटी या यूनिक स्टेज। इस अवस्था में बालक प्रारंभ से 5 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक माता पिता व समीप जनों के कार्यों की नकल करता है, यानी उनकी कॉपी करता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे घर में एक जॉइंट फैमिली रहती है, तो जो दादाजी हैं वो अपने बेटे का नाम रामलाल होता है, तो वो कहते हैं बेटा रामलाल इधर आओ। अब ये बात बच्चा देख रहा होता है, बच्चा भी उस बात का अनुकरण करता है, तो क्या कहता है, बेटा रामलाल इधर आओ। तो कहने का मतलब वो नैतिक गुण जो अपने आसपास सीखते हैं तो उसके दादाजी उसे करेक्ट कराते हैं। तो बच्चे में शुरुआत में नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन नैतिकता परिवार और अध्यापकों के सिखाने पर आ जाती है। ठीक है, विरोध नहीं करता है, प्राकृतिक परिणामों को अनुशासन कहा जाता है, और अपने बड़ों का विरोध नहीं करता, उनकी हर बातों को स्वीकार करता है। इस समय बच्चे को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, ये हर्ष और पीड़ा पर, यानी जिस काम को करने से बच्चे को खुशी मिलती है वह काम करेगा, और जिस काम को करने से बच्चे को पीड़ा मिलती है वह काम नहीं करेगा। अब जैसे कोई वस्तु गर्म है, अगर बच्चे ने कहा
और बच्चा ने हाथ टच करके देखा, अगर उसे उस दिन चीज़ गर्म लगी तो वो आगे उस चीज़ को छूने से डरेगा। दूसरी अवस्था है इसकी अधिकारी परायत्ता, जिसे कहते हैं हेट्रोनॉमी। यह 5 से 8 वर्ष के मध्य होती है। इसमें बालक समाज द्वारा बताए गए अच्छे नैतिक नियमों को मानने के लिए बाध्य होता है। समाज देखिए 5 से 8, अब विद्यालय में उसका जो टाइम पीरियड कक्षा 1 का शुरू हो जाता है और कक्षा 1 के आसपास उसमें नैतिक गुण विकसित, यानी बालक पुरस्कार व दंड के द्वारा नियंत्रित होता है। ये अपने संवेगों पर नियंत्रण रखता है। तो इस समय बालक ना नैतिक होता है ना अनैतिक होता है। पुरस्कार व दंड उसे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बाहरी तत्व के द्वारा नियंत्रण होता है या बाहरी अनुशासन के उचित आचरण के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। फिर आता है परायत्ता या पारस्परिकता। यह अवस्था 9 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था तक होती है। इस समय बालक में सहयोग की भावना विकसित होने लगती है। इसमें ईमानदारी, न्यायप्रियता, सहयोग और परोपकार जैसी भावनाएं विकसित होने लगती हैं तथा विवेक आ जाता है। साथ के बच्चों से सीखता है या सहयोग द्वारा। दूसरी आती है स्वायत्त किशोर अवस्था। यह अवस्था 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक ये समझने लगता है कि नैतिक नियम हमारे व्यवहार के नियामक है। यह व्यक्ति के अंतःकरण की उपज है, अतः बालक अपने व्यवहारों को के लिए पूर्ण उत्तरदायी होता है। उसका व्यवहार स्वनिर्धारित होता है। वह ना तो सत्ता ना ही समाज द्वारा नियंत्रित होता है, बल्कि मानवता के आधार पर निर्मित प्रेम, सहानुभूति जैसे नैतिक आचरणों के अनुसार चलता है। यानी अच्छे व्यवहार के लिए स्वयं पर उत्तरदायी, वयस्कों के प्रति सम्मान, अच्छे बुरे का ज्ञान, नैतिक नियमों में परिवर्तन। जीन पियाजे ने नैतिक विकास की अवस्था को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण विकास काल में नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। पहले बताया नैतिक यथार्थता। बालक यानी मोरल रियलिज्म, बालक बाध्यता स्वरूप नैतिक मानकों को स्वीकार करता है और उनको आचरण में लाता है, परंतु स्वयं की इच्छा से नहीं बल्कि दबाव स्वरूप इन नैतिक प्रतिमानों को स्वीकार करता है। नैतिक यथार्थता के 2 मूल स्रोत हैं, बालक की बौद्धिक संरचना और वातावरण से प्राप्त अनुभव। फिर आता है नैतिक समता। बालक परस्पर सहमति के आधार पर नियमों को बनाते हैं। बालक सहयोगात्मक खेल अधिक पसंद करते हैं। तीसरा नैतिक सापेक्षता, बिना किसी बाहरी दबाव न्याय के आदर्श व अनुकरण किया जाता है, लेकिन उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होता है। किशोर स्वयं के नियम बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अगर देखें तो कितनी स्टेज होती हैं, 4। कौन कौन सी होती हैं, सेंसोमोटरी स्टेज, प्रिपोजिशनल स्टेज, कंक्रीट स्टेज और फॉर्मल। तो और नैतिक में होती हैं 2 अवस्थाएं, लेकिन आयु के आधार पर करी जाएं तो 4। तो याद रखेंगे जीन पियाजे का नैतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। आज का क्वेश्चन कि जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार में क्या संबंध है, भाषा और विचार में क्या संबंध है। दूसरा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था है। तीसरा, बच्चे किस अवस्था में गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। इन तीनों के प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।